सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको, ये PDF जो है सरकारी PDF है, PIB के अंदर ये PDF पूरी पब्लिश हुई है। तो इसको मैंने एकदम से आपको लाइव रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पलट पलट के पढ़ेंगे एक एक करके। और ये देखो क्या है कि लेबर कोड बिल 2020 PIB के अंदर ये आपके पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना कि PIB के अंदर ये चीज़ पब्लिश हुई थी। इसमें लिखी हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये जो PDF है, इस PDF देखो, एक तो अगर आप बिल का पूरा एक साथ पढ़ोगे तो बहुत समय लगेगा, 157 पेज और बहुत सारे पेज, एक एक कोड इतना बड़ा है, मुश्किल उतना याद कर पाना, एक एक सेक्शंस को याद कर पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस PDF को देखोगे ना, इसमें बहुत अच्छे से कंपैरिजन दे रखा है। अब देखो, जनरली कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं ना, मतलब डिटेलिंग आप पढ़ना चाहो आपके ऊपर है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक कुछ फीचर्स होते हैं जहाँ से ये लोग प्रश्न बना लेते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस PDF के अंदर जितना भी कंटेंट मेंशन्ड है, सारा कंटेंट मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें। और देखो, बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप चाह रहे हो इस PDF को चाहिए, तो आप सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे जस्ट लेट अस नो, अगर आपको PDF चाहिए मैसेज कर देना। और प्रयास ये है कि देखो, PDF पूरी लाइव चल रही है, सामने ही है आपके, पूरी PDF है। और इसको आपको बस प्रयास ये करना है कि की पॉइंट्स आप साथ साथ में नोट करते जाओ। अगर आप नोट करोगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, काफ़ी अधिक आपको मदद मिलेगी। और अगर आप ये पूरा PDF चाहते हैं तो देखो, ये PDF आपको मैं बता देता हूँ। तो ये लगभग आपके जो है, काफ़ी सारे पेजेस तो नहीं है इसमें, बट हाँ पेजेस तो हैं ही। आप मानो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 18-20 पेजेस हैं। ये पूरा, मैं आप ये देख लो, ये पूरा PDF है आपका। तो इसमें एक एक करके देखो, मैंने पूरा इसके लिए आपके लिए पूरा गो थ्रू में हुआ, और फिर आई थॉट कि चलो एक वीडियो बना देते हैं, आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी उससे। तो एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप पॉइंट्स नोट करते जाओ, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक आप जो है अगर आप देखोगे तो इट विल हेल्प यू। पहली चीज़ देखो, जो लेबर शब्द है, ये लेबर है आपका, ये किस फॉल करता है, मतलब आप किस लिस्ट में डालते हो 7th शेड्यूल में, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो ये लाइन याद रखना है कि लेबर जो है फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, नेशनल कमीशन लेबर के अंदर जो लेबर की थी वो सेकंड आपकी 2002 के अंदर हुई थी। अब इसमें देखो, जो मेजर एरियाज हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, जिसमें आपका फ्रेम होता है। अब इसमें देखो, जनरली 2019 में भी बिल्स लेकर आए थे, फिर एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस आपके दिए थे, उन रिकमेंडेशंस को इस पर चर्चा की गई है। बट हमें वो 2019 के रिकमेंडेशन नहीं करने, हमें जो देखना है वो है कि 2020 के अंदर क्या क्या बातें इंक्लूड की गई हैं, वो हमें देखना है। तो लेट्स सी। तो देखो, पहले तो अगर आप ये देखो, यहाँ पे एक लेबर कोड ऑन वेजेस 2019 है। अब इसमें 2019 क्या, 2019 2020 दोनों को अगर आप लो तो कौन कौन से एक्ट इसमें इंक्लूड किए। देखो, यहाँ ये प्रीलिम्स का प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो देखो, कौन कौन से एक्ट आपके हैं। तो यहाँ पे पहली चीज आप ये देखो कि इसके अंदर आपके कौन कौन से हैं। तो आपके एक तरफ आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 का। कोड ऑफ वेजेस एक्ट जो है, उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 है, ये आपके इंक्लूडेड है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड जो है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे आपके पास फैक्ट्री एक्ट है, माइंस एक्ट है, डॉक वर्कर सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन सर्विसेज एक्ट 1996 से प्लांटेशन लेबर एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 है। इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर एक्ट 1979 है। वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट 1955 है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1958 है। मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961 है। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1976 है। बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 है। साइन वर्कर्स एक्ट, सिनेमा एक्ट 1980। तो ये सारे एक्ट्स के लिए ये एक कोड बनाया गया। कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब जनरली अगर आप देखोगे, कोड सिंपली मीन्स कि बहुत सारे लॉस को मिला के आपने सिंगल एक जो है कोड क्रिएट कर दिया। फिर यहाँ पे देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है आपका, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर अगर आप देखो तो ट्रेड यूनियन एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इंक्लूडेड है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 इंक्लूडेड है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंक्लूडेड है। फिर आपका सिक्योरिटी के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो
कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 है, एम्प्लॉयज़ एक्सचेंज एक्ट 1959 है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 है, साइन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट 1981 है, और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 है, और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 है। अब देखो ये सारे के सारे आपके एक्ट हैं, ये एक्ट हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं इन कोड में। मतलब इतने सारे जो लॉज हैं, इन लॉज की जगह आपके पास सिर्फ एक सिंगल कोड हर इन एक्ट्स को मिला के सिंगल कोड जो है वो आपके लिए क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, एक सिंगल कोड आपके लिए क्रिएट किया गया। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये बहुत सारे एक्ट हैं, एटलीस्ट कुछ जो मेजर एक्ट्स हैं ना, जो आपको पढ़ना, वैसे भी आपको पढ़ना है, तो वो एक्ट्स के प्रोविजंस आप लोग ध्यान में रखो। ठीक है, वो जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली फीचर्स मेंशन्ड है। ठीक है, देखिए अगर आप देखोगे तो कॉमन फीचर्स ऑफ 2020 लेबर कोड के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं ध्यान से समझना। सबसे पहले इन्होंने बताया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है सेंट्रल पीएसयू के लिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें समझना है कि जो 2020 के लिए स्पेसिफिकली कुछ फीचर्स फोकस किए गए हैं उसको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि वहीं से ये लोग प्रश्न आपके लिए फ्रेम कर सकते हैं, प्रश्न जो है वो आपके लिए बना सकते हैं। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इन एक्ट्स को इंप्लीमेंट करोगे तो इंप्लीमेंटेशन का जो कार्य है वो कौन सा है। तो ये जो बिल है 2020 वाला बिल है, ये क्या मतलब जो आपका लेटेस्ट है, ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट विल कंटिन्यू टू बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ये कंटिन्यू रहेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का के रूप में फॉर अ सेंट्रल पीएसयू। सेंट्रल पीएसयू मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इवन इफ द होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट पीएसयू बिकम लेस देन 50% पोस्ट द कमेंसमेंट ऑफ द बिल। तो ये देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे ये पूछे कि आखिर किस स्थिति के अंदर, ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि आखिर अगर किसी पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया, पीएसयू को अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, तो उस स्थिति में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा। पीएसयू को भले डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि पीएसयू के कंटेक्स्ट में इवेंट डिसइन्वेस्टमेंट करके जो सरकारी स्टेक है वो लेस देन 50% है। इसके बावजूद भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी। ये चीज आपकी हाईलाइट की गई। दूसरा इसमें कहा गया कि 2020 का जो बिल है ये ऐड करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर एनी कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। ठीक है, कोई भी जो कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री को भी डिफाइन किया गया है इन द बिल ऑन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऐसी इंडस्ट्री ऑन विच द कंट्रोल ऑफ द यूनियन हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी सेंट्रल एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो इवन कंट्रोल इंडस्ट्री के केस में भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, दैट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज आपकी हाईलाइट की गई, ये याद रखना। तो यहाँ पे कंट्रोल इंडस्ट्री ऐसा जिस भी इंडस्ट्री को एज पर एनी एक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जिसमें जो सरकार है उसका प्रेजेंस है, सरकारी जो संस्था है आप कह सकते हो, वो चीज़ आपकी कहा गई। तो उस कंट्रोल इंडस्ट्री, ऐसी जो कंट्रोल इंडस्ट्री है, कंट्रोल इंडस्ट्री के केस में भी जो अप्रोप्रिएट सरकार है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी। फिर यहाँ पे देखा है कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के बारे में है। तो ऑफेंसेस तो इतना याद नहीं रखना, बट यहाँ पे अगर आप लाइन देखना चाहो तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने जो है कुछ लाइंस जो है मेंशन की है ऑफेंसेस की। अगर बात करो तो 2020 बिल जो है ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी स्टेट दैट द ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year और विथ फाइन विल बी कंपाउंडेबल। फॉर ऑफेंसेस विथ फाइन कंपाउंडिंग इज अलाउड फॉर सम 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीज़ें कि कितनी पेनल्टी लगेगी, बट हाँ ये बिल जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी स्टेट कई जगह पे आपको जो है फाइन की बात करता है, कई जगह पे आपकी जो पेनल्टी है वो सब चीज़ों को भी ये हाईलाइट आपका करता है। अब कॉमन इशू है, कॉमन कुछ इशू है दैट इज रिलेटेड विद द डेफिनेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ जो इश्यूज हैं लाइक कॉमन इश्यूज अक्रॉस द 3 लेबर कोड। पहला डेफिनेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इस पर एक चर्चा की गई है। तो ऑल द 3 लेबर बिल स्पेसिफाई दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एक्ट एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर एनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग,
किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर द सेंट्रल पीएसयू इवन इफ द होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट पीएसयू बिकम लेस देन 50%। जो स्टार्टिंग में हमने देखा कि भले जो होल्डिंग है इट इज लेस देन 50% सरकारी होल्डिंग है, बट अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है जो जिसका सारा काम है देखने का, दैट विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन के अंदर दैट विल बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में भी वो कंसीडर किया जाएगा। दूसरा इसमें एक टर्म यूज्ड है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी लॉ को फ्रेम कर दो, जैसे मान लो पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ को बना दिया गया, लॉ बनाने के बाद उसके जो भी लॉ है उस लॉ को आपने बना दिया, अब वो एक बेसिक फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगा और उस बेसिक फ्रेमवर्क के अंडर, ठीक है, उस बेसिक फ्रेमवर्क के अंदर ही आपके जो है बेसिक फ्रेमवर्क के अंडर ही आपके मतलब पावर दे दिया जाता है कि आप एग्जीक्यूटिव को कि आप लॉ बना सकते हो, तो वो उसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है। तो 3 जो लेबर बिल्स हैं, बहुत सारे एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ टू द गवर्नमेंट थ्रू रूल मेकिंग। इसमें इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ द ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। अब इसमें ये याद रखो, इसमें ये भी बोला गया है कि ये पावर है कि अगर लगता है एग्जीक्यूटिव को तो वो ये जो एक लॉ तो आपका आ गया, बेसिक फ्रेमवर्क आ गया, उसके तहत भी उसके अलावा भी जैसे मान लो आपको ले ऑफ करना है, रिट्रेंचमेंट करना है, क्लोजर करना है, उस थ्रेशोल्ड को बढ़ाया जा सकता है। मान लो अभी 300 है तो 300 को 500, 800 जो भी करना कर सकते हैं। फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए जो भी एप्लीकेबिलिटी है उसका थ्रेशोल्ड के सोशल सिक्योरिटी स्कीम है कहाँ अप्लाई होगी तो उसकी एप्लीकेबिलिटी भी आपकी जो है उसको डिफाइन करना, उसका थ्रेशोल्ड डिफाइन करना। स्पेसिफाइंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड वर्किंग कंडीशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड के अंदर जो सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, वो स्पेसिफाई करना, वो भी सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी हाईलाइट की गई। देखो ये पीडीएफ में यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, लाइन टू लाइन जो बातें मेंशन्ड है वो हमें पता होना चाहिए। मैंने सारा हाईलाइट कर दिया है। अगर आप ये पीडीएफ में जो भी बातें मेंशन्ड है, जो एटलीस्ट जो हाईलाइटेड है, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। अब देखो यहाँ पे एग्जेम्प्ट का पावर दिया गया है। इसमें देखो 2020 वाला जो बिल है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का, ये कहता है इट ऑल्सो गिव्स द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द पावर टू एग्जेम्प्ट एनी एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ पीरियड टू बी स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन। मतलब अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट को इन लॉ से एग्जेम्प्ट करना है तो वो किया जा सकता है। ये कौन आपका करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सर्टेन केसेस में वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। It also enables the state government to exempt any new factory from its provision in the interest of creating more economic activity and employment। ये बात भी कही गई कि अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टेट गवर्नमेंट लेकर आना चाहती है। अब लॉ ऐसे हैं कि वो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं थोड़ा एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी वो एग्जेम्पशन क्लॉज का इस्तेमाल करके और फर्दर जो एग्जाम्पशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पशन अगर वो प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें ये भी देखना है कि द फैक्ट्री एक्ट 1948 ने भी जो फैक्ट्री एक्ट आया था 1948 के अंदर, इट ऑल्सो परमिटेड एग्जाम्पशन फ्रॉम इट्स प्रोविजन ओनली इन केसेस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी एंड लिमिटेड सच एग्जाम्पशन टू 3 मंथ। मतलब अगर आप एग्जाम्पशन दे भी दे रहे हो तो फैक्ट्री एक्ट में भी ये प्रोविजन था कि आप एग्जाम्पशन दे सकते हो, बट इस एग्जाम्पशन को आप जो मैक्सिमम दे सकते हो वो 3 महीने के लिए दे सकते हो। ये चीज भी आपकी हाईलाइट की गई है। सर्टेन वर्कर्स जो कि बिल के अंदर कवर्ड नहीं किए गए हैं, ठीक है, देयर आर सर्टेन वर्कर्स। तो यहाँ पे बिल ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्लाइज टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट विद सेपरेट थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ, रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर्स एंड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि किसी भी मतलब जैसे वो एस्टेब्लिशमेंट है जो फैक्ट्री और जो भी आप कह सकते हो उसको रन करने के लिए इस्तेमाल आपका किया, जो सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस आपके जारी किए जाते हैं, ठीक है, इसको देखना है। अब देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। देखो ध्यान समझना, पॉज करके चाहो तो आप इसको नोट करना हो तो आप नोट करते जाओ, बाकी पीडीएफ की जरूरत है तो दैट आई विल शेयर विथ यू। फिर देखो नेक्स्ट देखो द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो बिल है, बिल कवर्स एस्टैब्लिशमेंट। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बिल है वो कवर करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां पे 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं। और while the bill on social security requires only establishment over a certain size,
टिपिकली 10 और 20 टू प्रोवाइड मैंडेटरी बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन। तो देखो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बिल इस्टेब्लिशमेंट 10 या उससे ज़्यादा को, और सोशल सिक्योरिटी जो है उसमें 10 या फिर 20, उसके बाद फिर जो बेनिफिट्स हैं सोशल सिक्योरिटी के अंदर वो आपके इंक्लूड किए जाएंगे। राजस्थान का एग्जांपल इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो इसलिए और जरूरी आपका बन जाता है। राजस्थान के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने जो है कुछ बातें मेंशन की। तो राजस्थान हैज़ इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ फैक्ट्री एक्ट फ्रॉम 10 वर्कर्स टू 20 वर्कर्स। अगर पावर यूज़ किया जा रहा है तो 20 वर्कर्स, और 20 से 40 वर्कर्स अगर पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, देखो पूरा लाइन टू लाइन रीड नहीं करना, मैंने अंडरलाइन कर रखे क्या क्या जो की पॉइंट्स हैं वो जो आपको देखना है। सेकंड नेशनल कमीशन लेबर 2002 के अंदर आया था और इसने रिकमेंड किया सेपरेट लॉ फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स। ठीक है, सेकंड नेशनल कमीशन जो ऑन लेबर है, इट हैड रिकमेंडेड अ सेपरेट लॉ फॉर स्मॉल स्केल यूनिट। तो यहाँ पे जो है जो स्मॉल स्केल यूनिट है जिसमें 20 वर्कर से कम है उनमें सेपरेट लॉ होना चाहिए। ये बात आपकी हाईलाइट की, मतलब आप जैसे मान लो बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको जो रूल्स रेगुलेशन आप अप्लाई कर रहे हो जरूरी नहीं है उसको आप जो है स्मॉल स्केल, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उस पर भी अप्लाई करो। तो सेकंड नेशनल कमीशन है जो लेबर 2002 का, उसने इस बात पर हाईलाइट किया। अच्छा, एक चीज़ और भी बताऊंगा, एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग पीडीएफ मुझे मिली है और वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर। देखो लेबर लॉ एक अलग एस्पेक्ट है और आपका जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हमें और अलग से भी पढ़नी पड़ती है। जो न्यू लेबर कोड है आपने उसी को कर लिया तो आपको लगेगा कि मेरा हो गया, नहीं, इसमें ये भी याद रखो कि स्पेसिफिकली आपका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसका भी एक पीडीएफ है, उसको भी मैं आपको कराऊंगा, बट वो थोड़ा लगभग उसमें लगभग 74 या 75 पेजेस हैं, बट उसमें कंटेंट 20-25 पेज का है, तो उसमें 2-2.5 घंटे का टाइम लगेगा पढ़ाने में, लेकिन आपका वो पूरा कवर हो जाएगा। तो उसको भी मैं आपको कराऊंगा। आप लोग UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और भी देखो जर्नल साइंस का एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें NCERT, पूरी NCERT आपकी कवर हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपके लिए इकोनॉमी का है, इंडियन कल्चर है, स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का वीडियो आपको अगले महीने मिल जाएगा, कंप्लीट बुक के साथ ही रीडिंग करना है। देखो ये हमेशा हैबिट आप बना के रखो, टीचिंग में ये बहुत जरूरी है कि एक सोर्स डिफाइन हो। उस सोर्स में अगर आपको पता है कि मुझे ये सोर्स है, इससे पढ़ना है, तो रीडिंग हैबिट भी आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्लाइड से ही पढ़ रहे हो, आपको पेज से भी पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। ये एक हैबिट अगर आप डेवलप करोगे तो बहुत हेल्प आपके लिए जो है वो होगी। इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा सौरभ पांडे अनअकैडमी चैनल पे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना और फिर अगर आप चाहते हो तो फिर आप देखते रहना। ठीक है, सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम, SP लाइव करंट अफेयर, दोनों में ही आपको मिल जाएगा। ये ध्यान रखना। अब देखो एक आपकी फॉर, यहाँ पे देखो कुछ बातें और लिखी हुई हैं, ध्यान समझना क्या क्या बातें लिखी हैं। फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट के लिए यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कई प्रकार के रिकमेंडेशंस उसने भी दिए थे कि वर्क की मिनिमम कंडीशंस किस कंडीशन के तहत कार्य किया जाए, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स, तो उसने भी कुछ बिल्स जो हैं वो सजेस्ट आपके किए थे। अब नेक्स्ट देखते हैं कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020, इसमें क्या क्या बातें हाईलाइट की गई। अब यहाँ से हमारे काम का बन जाता है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज क्या है, पहला जो क्लॉज इसमें ऐड किया गया है वो है दैट इज रिलेटेड विद द एग्जेम्पशन। तो यहाँ पे कहा गया कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बेसिकली मे एग्जेम्प्ट एनी न्यू इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ द कोड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब आपसे मान लो प्रश्न ये बनता है, आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि देखो कि जो क्या जो इंडस्ट्रियल मतलब आपसे ये प्रश्न पूछ ले एकदम से कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ठीक है, आपसे प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन वेदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एग्जम्पशन, क्या एग्जम्पशन दे सकता है, तो आपको बताना है कि हाँ दे सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में है तो सरकार दे सकती है। अब किन किन जगहों पे जो सरकारी ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी वो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड गवर्न करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो सेट स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, तो कहाँ का एप्लीकेबल होंगे। अगर ये कहता है कि 300 वर्कर या उससे ज़्यादा हैं, पहले 100 था अब 300 कर दिया, 300 वर्कर्स से ज़्यादा हैं तो वहां पे फिर स्टैंडिंग ऑर्डर आपके होने चाहिए। यह चीज हाईलाइट किया कि 300 वर्कर्स और मोर मस्ट प्रिपेयर स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन द मैटर लिस्टेड इन द शेड्यूल टू द कोड। दीज मैटर्स रिलेट टू, जैसे कई मैटर्स होते हैं, जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर में कई चीजें आती हैं कि वर्कर्स का क्लासिफिकेशन करना, उसके बाद किस तरीके से वर्कर्स हैं, वर्क आवर्स के बारे में इन्फॉर्म करना, हॉलीडेज के बारे में इन्फॉर्म करना, वेज रेट्स के बारे में इन्फॉर्म करना, ये सब चीज़ें हैं। एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इनसे रिलेटेड हर चीज़ आपकी क्या है, एवरीथिंग इज टू बी देयर, ये आपकी स्टैंडिंग ऑर्डर की है।
फिर उसके बाद क्या, पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिवाइज द थ्रेशोल्ड। मतलब जैसे ये 300 का थ्रेशोल्ड दे रखा है, तो 2020 का बिल प्रोवाइड करता है, रिमूव दिस प्रोविजन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक द प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल टू एस्टैब्लिशमेंट विथ लेस देन 100 वर्कर्स थ्रू नोटिफिकेशन। मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो कि ये पावर ले लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो वो थ्रेशोल्ड है उसको 100 से भी कम कर दें, ऐसा वो नहीं कर सकते। ये है, बढ़ाना चाहे तो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। चेंज इन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे भी बिल रिमूव करता है अर्लियर रिक्वायरमेंट दैट वंस द एन एस्टेब्लिशमेंट इज कवर्ड अंडर द प्रोविजन रिलेटेड टू स्टैंडिंग ऑर्डर, दीज प्रोविजंस विल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ रिड्यूसेस बिलो द थ्रेशोल्ड देयर आफ्टर। इट मीन्स है ना, तो यहाँ पे ये चीज भी कही गई है कि मान लो एक किसी में 300 वर्कर्स हैं, फिर सडनली वर्कर्स बहुत कम होते चले गए, फिर भी उस पर एप्लीकेबल है, तो ये चीज को भी रिमूव किया गया। इट हैज ऑल्सो बीन रिमूव्ड कि जो अर्लियर रिक्वायरमेंट है कि एक बार स्टैब्लिशमेंट कवर किया गया तो भले वो उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो जाए फिर भी उस पर लागू होगा, तो इस प्रोविजन को आपका हटाया गया है। ये चीज भी आपकी हाईलाइट की गई। फिर आप आ जाओ, इसमें दूसरी चीज आपकी आ जाती है, वो है क्लोजर, ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट। ठीक है, क्लोजर, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। तो यहाँ क्लोजर मान लो बंद हो जाती है, वो फैक्ट्री को बंद कर दिया। मान लो ले ऑफ का मतलब होता है कि जैसे कोई वर्कर है, अब वो वर्कर्स को हटाना। जैसे मान लो अभी बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, ले ऑफ का मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो पे कर सके, तो उसको हम ले ऑफ कहते हैं। और रिट्रेंच करना, रिमूव करने का प्रयास करना। तो यहाँ पे क्या पहला एस्पेक्ट लिखा, प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो बिल क्या कहता है कि प्रायर परमिशन की जरूरत होगी अगर उसमें 300 वर्कर्स हैं, अर्लियर ये 100 वर्कर्स था। ठीक है, तो ये है। ले ऑफ रिफर्स टू द एम्प्लॉयर्स इनएबिलिटी टू कंटिन्यू, मतलब ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि इनएबिलिटी, एम्प्लॉयर्स इज नॉट एबल टू, मतलब जैसे मान लो कि प्रॉफिट अटेंड नहीं कर पा रहा है, अब वो जैसे अभी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है वो लोगों को ले ऑफ कर रही हैं। इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज कुछ खराब प्रदर्शन कर रहा है या जो भी है, क्योंकि उनको उनकी कैपेबिलिटी नहीं पे करने के लिए, इसलिए उन्हें हटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ले ऑफ कर देना। रिट्रेचमेंट रिफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कर फॉर एनी रीजन अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब यहाँ भी फैक्ट याद रखना कि वर्कर्स को रिमूव करना फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन के लिए, बट डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत नहीं। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत हो जाएगा तो टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो रिट्रेचमेंट है, इट रिफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द वर्कर्स फॉर एनी रीजन अदर देन द डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा। फिर देखो यहाँ पे दूसरा देखते हैं, पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिवाइज द थ्रेशोल्ड। अब ये जो थ्रेशोल्ड आपका 300 वर्कर्स का है, क्या इसको रिवाइज किया जा सकता है? तो 2020 बिल 2020 बिल एम्पावर्ड द पर्सन टू ओनली इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट टू सीक प्रायर परमिशन बिफोर द क्लोजर, ले ऑफ और रिट्रेचमेंट। तो यहाँ पे बिल जो है एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो सिर्फ इस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर सकता है। ये चीज याद रखना, ओनली इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट टू सीक प्रायर परमिशन। मतलब यहाँ 300 का है, 350, 400, बट इसको डिक्रीज नहीं किया जा सकता है। 2019 में दोनों चीजें अलाउ की गई थी, बट डिफरेंसेस हमें वो नहीं देखना है कि 2019 में क्या था और है ना 2019 से नहीं, हमें प्रेजेंट का पता होना चाहिए कि 2020 वाला बिल ये कहता है कि आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते हो। फिर देखो नेगोशिएटिंग यूनियन एंड काउंसिल। अब ट्रेड यूनियन का गठन हुआ है, ट्रेड यूनियन का गठन हुआ है। अब ट्रेड यूनियन जो गठन हुआ है तो उसमें सोल नेगोशिएटिंग यूनियन कौन सी होगी? ठीक है, सोल नेगोशिएटिंग यूनियन कौन सी होगी? तो 2020 का जो बिल है, इफ देयर वेर मोर देन वन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन वर्कर फंक्शनिंग इन एन एस्टैब्लिशमेंट, तो यहाँ पे मान लो किसी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर मोर देन वन ट्रेड यूनियन है जो उस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आपकी काम कर रही, मोर देन वन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी स्थिति में जो ट्रेड यूनियन, ऐसी ट्रेड यूनियन जिसमें ये ध्यान में रखना, ऐसी ट्रेड यूनियन जिसमें 51% ऑफ द वर्कर्स हैं एज अ मेंबर वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सोल नेगोशिएटिंग यूनियन। ठीक है, तो इसमें ये थ्रेशोल्ड आपको याद रखना है कि इसमें 51% कहा गया कि मान लो जैसे कई सारी ट्रेड यूनियंस XYZ हैं, तो उसमें जो नेगोशिएटिंग यूनियन है, सोल नेगोशिएटिंग यूनियन होगी, जिससे मान लो एम्प्लॉयर को बात करना है, सरकार को बात करना है, तो वो बेसिकली वही ट्रेड यूनियन होगी जिसमें 51% वर्कर्स हैं। ये फैक्ट याद रखना। नेगोशिएशन काउंसिल की बात करें, इन केस नो ट्रेड यूनियन इन एलिजिबल एज सोल नेगोशिएटिंग यूनियन, मतलब मान लो कि ट्रेड यूनियन है, उसमें अलग अलग ट्रेड यूनियन से अलग अलग मेंबर्स हैं और एक सिंगल सोल नेगोशिएटिंग यूनियन नहीं है, तो 2020 बिल कहता है, 2020 का बिल ये कहता है कि नेगोशिएटिंग काउंसिल विल बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन दैट हैव एटलीस्ट 20% ऑफ द वर्कर एंड मेंबर। तो यहाँ पे जो नेगोशिएटिंग काउंसिल का फॉर्मेशन होगा जिसमें
जो डिफरेंट डिफरेंट यूनियंस के मेंबर्स होंगे और उसमें लगभग एटलीस्ट 20% जो वर्कर्स एज अ मेंबर के रूप में होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके हाईलाइट किए गए। तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनियंस के, उसके मेंबर्स होंगे और लगभग एटलीस्ट 20% जो वर्कर्स के, पूरे ट्रेड यूनियन के जो वर्कर्स के मेंबर्स 20% वो होगा और उसके बाद नेगोशिएटिंग काउंसिल का गठन किया जाएगा। ये ध्यान में रखना। अब दूसरा एक पॉइंट आता है, दैट इज रिलेटेड विद द न्यू प्रोविजन अंडर द बिल, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू टर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर्स। ठीक है, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू टर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर्स। तो 2020 जो बिल है ये क्लासिफाई करता है कि कोई भी डिस्प्यूट है इन रिलेशन टू डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेचमेंट और अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर्स टू बी एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। किसी भी तरीके का, मान लो कि कोई भी अपने कार्य को कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, डिसमिसल, किसी को डिसमिस करना, किसी को रिमूव करना अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन, तो ये आपका डिस्प्यूट के उसमें आ जाएगा। अब इसमें ये हाईलाइट किया गया कि वर्कर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को 45 डेज आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर द कंसिलेशन ऑफ द डिस्प्यूट वॉज मेड। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म एक आता, आगे डिस्कस भी करेंगे, दैट इज रिलेटेड विद द कंसिलेशन। तो जो वर्कर है वो अप्लाई, मतलब जो ट्रिब्यूनल है उसको अप्लाई कर सकता है 45 डेज के अंदर, ये टर्म याद रखना है। आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर द कंसिलेशन ऑफ द डिस्प्यूट वॉज मेड, तो है ना, तो डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट जो है कंसिलेशन के माध्यम से दूर किया गया। कंसिलेशन में दो पार्टीज हैं, उनको बातचीत करके दूर करना। तो उसके बाद फिर 45 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल, किसी ट्रिब्यूनल को रीच आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो की पॉइंट्स हैं इस बिल के अंदर। और इस बिल में देखो क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ये अप्रोप्रिएट कॉमन इश्यूज़ क्या हैं, पीएसयूज़ के कंटेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर मैंने आपको जो है बता दिया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर हमने डिस्कस किया। 3 जो आपके ये कुछ है एग्जम्पशन वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद राजस्थान का केस हमने डिस्कस किया। फिर फर्दर मैंने आपको जो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। अब इन्हीं में से देखो प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान में रखना है। अब आई वांट कि आप इसको थोड़ा सा जो है एक एक करके मैं एक एक पार्ट में आपको डिस्कस करूंगा, जिससे कि थोड़ा सा आप लोग को जो है कंफ्यूजन ना हो और एक आप लोग जो है नोट्स साथ साथ में जो है वो बनाते रहो, तो आपके लिए भी थोड़ा आसानी बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें मैं आपको जो डिस्कस कराऊंगा वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। अब देखो आप प्रयास ही करो कि देखो 20-25 मिनट का सेशन है, तो उसमें आप नोट्स बना लो, की पॉइंट्स के नोट। अब इसमें मान लो इतने सारे पेजेस हैं, इतना सारे पेजेस पढ़ोगे तो ये नहीं, अभी सामने आपको दिख रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको लेकर आ रहा हूँ इंडस्ट्रियल कोड जो है 2020 वाला, की इश्यूज हैं उस पर कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे। उसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, तो वो की इश्यूज हैं। अब इसके देखो फर्दर भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट अगर आप इनके इंडिविजुअल PDF लेकर बैठोगे ना तो बहुत है। इस तरीके से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी करके भी है, एक कोड जो है वो आपका सोशल सिक्योरिटी के ऊपर भी है, तो वो भी देखेंगे। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का भी है। उसके बाद इश्यूज़ क्या हैं सोशल सिक्योरिटी कोड से रिलेटेड, वो हाईलाइट किया गया है। फिर फर्दर आपका इसमें और भी कई सारी चीज़ें दे रखी हैं, है ना, तो वो भी हम लोग गो थ्रू एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस वाला है वो है। तो इससे क्या है कि एटलीस्ट जो सरकारी PDF है ना, वो सरकारी PDF आपकी कवर हो जाएगी। अगर एक बार अगर आपने सरकारी PDF में कंटेंट जो है वो पढ़ के चले गए, अब देखो ये खुद ही देख लो, ये सारे पेजेस इतने सारे हैं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 13 पेज के अंदर नोट्स बन जाएंगे। तो ये सरकारी PDF में मैंने एक टॉपिक आपका कवर कर दिया है। सेकंड पार्ट में सेकंड टॉपिक होगा। अभी स्पेक्ट्रम का भी एक वीडियो आएगा जिसमें पूरी स्पेक्ट्रम आपकी कवर्ड है, तो वो भी आप लोग थोड़ा बढ़िया तरीके से रिवाइज करते जाओ। और देखो हैबिट डालो रीडिंग करने की, मतलब ये जो कुछ चीज़ें कंटेंट होती हैं, कुछ किताबें होती हैं, उनको हमको रीड करना चाहिए। लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत रीड करना चाहिए, स्पेक्ट्रम है तो रीड करना चाहिए। 7-8 किताबें हैं जो पढ़ना ही चाहिए। जैसे अगर IAS की तैयारी कर रहे हो, है शॉर्टकट फिर नहीं देखना चाहिए। मान लो, इसलिए ये मैंने आपको बताया भी है कि जब भी जैसे जो वीडियोज़ मैंने आपको किताबों के लिए भी क्रिएट करूँगा, तो उसमें डायरेक्टली उस किताब को सामने रख के पढ़ना है, क्योंकि उस किताब को आपको पढ़ना ही है, ये आपको समझना है। अगर आपको एक फ्लो बन गया कि अच्छा ये चीज़ इसमें ऐसे मेंशन्ड है, तो आपके लिए आसानी है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अनअकैडमी से आप जरूर से जुड़े, IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूज़ करें कोड SPLIV, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो, SP Live कोड यूज़ करो। अभी मेरा कोर्स भी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट और जो है साइंस का आ रहा है। अगर आप 2024 का तैयारी कर रहे हैं
तो बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी ऑफर है। 31 तारीख लास्ट डेट है, और उसमें अगर आप जुड़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेगा। अभी लगभग मोर देन 25% का डिस्काउंट है। अगर आप कुछ कैटेगरी में जाओगे तो 43% का डिस्काउंट है। अनअकैडमी में जब आप जुड़ोगे तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस करो। जैसे नेटफ्लिक्स होता है, नेटफ्लिक्स में अगर आपने जुड़े तो आप सारे जैसे वीडियोस देख सकते हो, ऐसे इसमें लाइव क्लासेस सारी देख सकते हो टॉप एजुकेटर्स के, बहुत अल्टीमेट है। और आप सारे टीचर्स का वीडियोस जो है वो आप देख सकते हो। आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल, कैसे भी चैनल पे जाओ जो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, उसके बाद और भी कई सारे चैनल्स हैं, उसमें जाओ यू कैन सी कि अच्छा यूपीएससी अनस्टॉपेबल, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें जाओ, टॉप टीचर्स जो अनअकैडमी पढ़ाते हैं सबके वीडियोस आपको मिलेंगे। आप खुद देख लेना कि टीचर्स कैसे हैं, फिर डिसाइड कर सकते हो। जरूर से जुड़ो, यू हैव टू यूज द कोड SPLIB ही। आप अपने कमेंट्स को जरूर से दो, बट एक हैबिट डेवलप करो कि मुझे लाइव जो है वो पढ़ना है, वो बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।